हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। हम क्या कर रहे हैं कि 14th जेपीएससी जो 14वीं जेपीएससी है, 14th जेपीएससी जिसकी टेंटेटिव डेट 8 ऑफ मार्च है, इसके लिए फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। अभी ऑफिशियल डेट की नोटिफिकेशन तो नहीं आई है, पर टेंटेटिव डेट यही मानी जा रही है। अभी क्लियर डेट नहीं है, पर आप मान के चल रहे हैं कि यही डेट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि उससे एक अर्ली स्टार्ट ले रहे हैं और हम करंट अफेयर्स खत्म कर रहे हैं। कब से कब तक? अब बार बार हर वीडियो में यही बता रहा हूँ, जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का हम क्या कर रहे हैं, 12 महीनों का करंट अफेयर कर रहे हैं। बाकी के अगर ये मार्च में एग्जाम होता है तो जनवरी फरवरी वाला, जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे, बजट और बाकी जनवरी फरवरी में जो करंट अफेयर हुए उनको कवर करेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, 16 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया। बार बार आपको बता रहा हूँ, 6 टॉपिक इसके कर लिए हैं और इसको 6 नेशनल इवेंट को 6 टॉपिक में बांटा और इंटरनेशनल इवेंट को कितने टॉपिक में बांटा है? 3 टॉपिक में। इसका एक वीडियो कर लिया है, ये दूसरा वीडियो है, यानी कि ये इंटरनेशनल इवेंट्स का ये लेक्चर नंबर क्या है? 2 है। ओके, तो मेन 2 हैं, 6 वीडियो इसमें करीब 6-7 घंटे के कुल मिलाकर। इंटरनेशनल इवेंट के ये 3 वीडियो बनेंगे 3 साढ़े 3 घंटे के। ठीक, तो ये पहला वीडियो आपको पता ही है, अपलोड है आपका यूट्यूब पे, चैनल पे जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें कुछ भी नो नॉनसेंस किया गया, कहीं से भी जो लगता है कि नहीं पूछा जाएगा, ये रिस्क लिया गया है कि ये नहीं पढ़ना है। मैं ये वीडियो लेकर रिस्क लेकर बना रहा हूँ। आप अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है तो ही पढ़िए, वरना अगर आपके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो है उत्सुकता है जानने की, चीज़ों को समझने की, कि आप 80-90 हज़ार करंट अफेयर्स के न्यूज़, इंटरनेशनल इवेंट्स तो इतने ज़्यादा जनरेट होते हैं जो इंडिया से रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड, वो सब मिला के तो 1 लाख से ज़्यादा की न्यूज़ जो है जनरेट होती है। अब मतलब 50,000 न्यूज़ तो डोनाल्ड ट्रंप ही अकेले जनरेट कर देता होगा, जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं किसी न किसी तरीके से। तो सारी इंपॉर्टेंट है, पर मैं यहाँ ले रहा हूँ रिस्क, और अगर आप हमारे साथ रिस्क ले रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। वरना 3 महीना है, 3 महीने में तो दुनिया की हर किताब पढ़ी जा सकती है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। तो पढ़िए हर किताब, हर न्यूज़ पढ़िए, तब आपका वेलकम यहाँ नहीं है, आप इनवाइट नहीं हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप कम पढ़ करके सीधा सरकारी अफ़सर बनना चाहते हैं, ठीक है, सरकारी अफ़सर बनने के लिए बहुत दिमाग की ज़रूरत नहीं, वो इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत नहीं है, तो चालाक होने की ज़रूरत है आपको बस। इंटेलेक्चुअल नहीं, चालाक होइए, बन जाएँगे आप। तो चालाकी ये दिखानी कि कम पढ़ करके ज़्यादा नंबर ले आना है। ठीक, ज़्यादा बात नहीं करते हुए इंटरनेशनल इवेंट में हमने उन न्यूज़ को लिया है जो कि इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया से नहीं रिलेटेड है तो इंडिया को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इंडिया को इफ़ेक्ट भी नहीं कर रहे हैं तो उसमें कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि स्टैटिक जीके में बनती है। तो इन 3 टाइप के हमने न्यूज़ ली हुई हैं। एक तो डायरेक्ट इंडिया को अफ़ेक्ट कर रहे हैं, इंडिया उसमें इन्वॉल्व है। ठीक, एक इंडिया इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इफ़ेक्ट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। भाई पाकिस्तान और यूएस के बीच में कुछ चल रहा है, तो इंडिया तो इन्वॉल्व है नहीं, लेकिन इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं इंडिया को, तो उसको न्यूज़ लिया। कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यूएन में कोई वोटिंग हुई है तो हमने यूएन के बारे में आपको बता दिया है। उसमें भले इंडिया इन्वॉल्व हो ना हो, इंडिया पे इफ़ेक्ट पड़ रहा हो ना पड़ रहा हो, लेकिन चूँकि यूएन इन्वॉल्व है तो थोड़ा-सा यूएन के बारे में हम फैक्चुअल डेटा ले रहे हैं। ठीक, इस तरीके से हमारा अप्रोच है करने का। ठीक, 3 वीडियो में इंटरनेशनल इवेंट को खत्म कर रहे हैं। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, देखिए। दूसरा वीडियो है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 16 टॉपिक्स में डिवाइड किया। बाकी इन्हीं वीडियोज़ में थोड़ा टाइम लगा है, 9 वीडियो इन्हीं से बनेंगे, बाकी 5-6 वीडियो में सारा खत्म है। बहुत से 6 से 7 वीडियो में बाकी टॉपिक खत्म हो जाएँगे, ओके? और वो 1 घंटे से कम ही के होंगे। थोड़ा-सा एमसीक्यू आपको बार-बार बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, मॉक। मैं आपको बता रहा हूँ, इस 3 महीने में पीवाईक्यू कर लिया, करंट अफेयर कर लिया, मॉक लगा लिया। स्टैटिक की किताब आपको छूने की ज़रूरत नहीं है, टच करने की ज़रूरत नहीं, इसी से सारा हो जाएगा। ठीक है? तो पीवाईक्यूज़ भी हमारे चैनल पे चालू है, और आप जाइए सिलेक्ट सिविल्स के ऐप पर जाइए, कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट एवरी बिट ऑफ डिटेल, एवरी डिटेल रिवीजन के सेंस में, और जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है उनका कोर्स वाइज भी हमने क्या रखा है, कर रखा है। ठीक, 99 रुपीज़ में। ये तो एमसीक्यू लगाना जरूरी है। एमसीक्यू कह रहा हूँ मैं, मॉक बार बार कह रहा हूँ। 15 मॉक टेस्ट है GS1 के और 15 मॉक टेस्ट हैं GS2 के। ठीक, विद डिटेल सोल्यूशन। अगर 20 पेज के क्वेश्चन और ऑप्शन है तो बाकी के 60 पेज के क्या हैं, उनके सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया रखा है आपको। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं, पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ बड़ी सिंपल सी है कि जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, उसी तरीके, और वी चैट है जैसे चाइना में चलता है, उसी तरीके से इलॉन मस्क की कंपनी जिसका नाम एक्स है, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, ट्विटर का अब नाम बदल के क्या रख दिया गया, एक्स रख दिया गया। उसने क्या, इलॉन मस्क ने, उसी कंपनी ने क्या लॉन्च किया, एक्स चैट नाम का एक चैटिंग मैसेजिंग में चैट ऐप लॉन्च किया। ठीक, जैसे व्हाट्सएप चैट ऐप है ना, चैटिंग करते हैं, उस तरीके से एक्स चैट लॉन्च किया। किसने? इलॉन मस्क ने, रिचेस्ट पर्सन है दुनिया का, स्पेस एक्स का फाउंडर है, और मेन टारगेट इसके जीवन का है कि मार्स पे कॉलोनाइजेशन करना है, मतलब ह्यूमन को अर्थ से भी आगे लेके जाना है। ठीक है, मार्स का कॉलोनाइजेशन। अगली क्या है,
अगली न्यूज़ है, फॉर द 2026-2028 टर्म, इसको जरा कलर चेंज करना है, कह रहा है कि 2026-28 टर्म के लिए इंडिया हैज सिक्योर्ड टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में इलेक्शन सिक्योर कर लिया है। ठीक, 2026 और 28 की अवधि के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको इकोसॉक बोलते हैं, ECOSOC, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है। ये जो इकोसॉक है यूनाइटेड नेशंस की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। यूनाइटेड नेशंस के कितने ऑर्गन है? 6, 6 में से एक जो है इकोसॉक है, जिसका ना हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। उसमें 2026 से 28 के लिए भारत जो है अपॉइंट हुआ है, यानी निर्वाचित हुआ है। ठीक, हर 2 साल के लिए इकोसॉक में इलेक्शन होता है, उसके लिए भारत भी इस बार निर्वाचित हुआ। किस टर्म के लिए? 2026 से 28 तक। यूनाइटेड नेशंस के कितने ऑर्गन है? 6, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है इकोसॉक। यूएन की स्थापना वगैरह ये सब हम देखते हैं। ठीक, पहले जरा देख लेते हैं कि यूएन के जो 6 ऑर्गन्स हैं कौन से। पहली है जनरल असेंबली, दूसरी है सेक्रेटेरिएट, तीसरी है सिक्योरिटी काउंसिल, चौथी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पांचवी है इकोसॉक जिसमें इंडिया अपॉइंट हुआ है, और छठी है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड है 1994 से, इसमें कुछ होता नहीं है, ये सस्पेंडेड है, लेकिन अभी भी लीगल है। यूएन चार्टर के अंदर में लीगल है। जब यूनाइटेड नेशन बन रहा था तो एक चार्टर बनाया गया था, मतलब चार्टर मतलब समझिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था कि यूएन इस तरीके से फंक्शन करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन होंगे। उस चार्टर के तहत अभी भी जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो एग्जिस्ट करती है। जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट बॉडी है जनरल असेंबली है। ठीक, इसमें 193 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं। इसका मेन जो रोल है डिलिबरेटिव एंड पॉलिसी, ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। ठीक, पॉलिसी बनाती है। ठीक, और कुछ जानने की जरूरत नहीं, 193 मेंबर है, बस ये आपकी जानने की जरूरत है। यूएन के 6 ऑर्गन होते हैं। अभी मैं बता दूंगा, आप पढ़ते जाएंगे सुनते जाएंगे, लेकिन एग्जाम में रिकॉल करना कठिन है, तो इसीलिए जो चीज़ है वो सब नहीं जानना है। वंस इन ईयर इसका एक रेगुलर, एक साल में एक बार सेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशंस का भी इसके एक ऑर्गन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। लेकिन ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये याद रखना बहुत जरूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम जनरल असेंबली, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। लेकिन अगर पूछा जाए ओवरऑल यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके कितने प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है? 6। प्रीसीडिंग एजेंसी देख लेते हैं, मतलब किसको हटा करके यूनाइटेड नेशन बना था। तो यूनाइटेड नेशन से पहले एक इसी तरीके की बॉडी एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, लेकिन ये फेल कर गई, वर्ल्ड वॉर 2 को रुकवा नहीं पाई। तो क्या बन गया इसकी जगह? यूएन बन गया। ठीक, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, पहली हमने देख ली जनरल असेंबली, 193 मेंबर होते हैं और एक साल में मीटिंग होती है। हेडक्वार्टर जो है यूएस में होता है। एक कंट्री का एक वोट होता है, हर कंट्री की वोट की वैल्यू बराबर होती है और एक कंट्री का एक वोट होता है। इसका सचिवालय यानी कि सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, जहाँ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और इस तरीके का पेपर वर्क होता है वो होता है, वो कहाँ पर है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए में। ये कौन हेड करता है? इसके सचिवालय को हेड कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल। ये सबसे ज़्यादा फेमस नाम रहता है आपका, साल भर सुनते हैं, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल। ये एक टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं, मतलब 5 6 7 साल जितना चलता चला जाए। ऐसा नहीं कि हर साल ये बदलते हैं, इनका अपॉइंटमेंट एक बार हो जाता है, चला चलता है। तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। आप कमेंट में करके बताइए कि यूनाइटेड नेशन के करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है और किस कंट्री के हैं। ठीक, इनका रोल क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल वर्क ऑफ यूएन। यूएन के ऑपरेशन, यूएन चलता रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करता रहे, उस तरीके का ये काम देखते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। ठीक, और ये क्या करता है? ये इम्प्लीमेंट करता है यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में या सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिसीजन हो गए हैं उनको क्या करता है? ये इम्प्लीमेंट करता है। ठीक, इसके स्टाफ जो होते हैं, जैसे इंडिया में सिविल सर्वेंट होते हैं, इंडियन सिविल सर्वेंट, उसके उसी तरीके से इसके स्टाफ को बोलते हैं इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट। ठीक, तो पहला हेडक्वार्टर यूएनजी है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरीट। पहला ऑर्गेनाइजेशन पहला जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का, यूएनजी है। दूसरा क्या है? सेक्रेटरीट है। तीसरा क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। ये सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? 15। देखिए यूएनजीए में तो 193 मेंबर है, लेकिन उन्हीं 193 में से ये 15 मेंबर चुने जाते हैं, जिसमें 5 तो फिक्स है कि 5 तो वही रहेंगे, 10 हर 2 साल में एक बार बदलते रहता है। ठीक, तो 5 परमानेंट है, 10 जो है नॉन परमानेंट है। याद रखिए 193 में से 15 चुने जाते हैं, 5 चुन चुके हैं हमेशा के लिए, फ्यूचर के लिए, बाकी 10 बदलते रहते हैं। ठीक, परमानेंट मेंबर इसके नाम याद रखना जरूरी है। ऑब्वियसली अमेरिका होगा, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। ठीक, इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, हालांकि इसके लिए वोटिंग हो रही है, मतलब इसके लिए डिप्लोमेसी चल रही है। ठीक, होना चाहिए इंडिया को भी। ठीक, रोल क्या है इसका? मेन रोल है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दुनिया के जो अगर ग्लोबल स्तर पे वॉर होंगे, वो इसका एक तरीके का, हालांकि पेपर पे ये बहुत पावरफुल है, होती है नहीं होती अलग बात है, पेपर पे ये बहुत पावरफुल है। पावर क्या है? कैन इम्पोज सैंक्शंस एंड ऑथराइज फोर्स। ये सैंक्शन लगा सकती है दुनिया पे कि इस देश समझ रहे हैं ना, कि सैंक्शन कर दिया कि यहाँ के
प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को सैंक्शन कर दिया, आना नहीं है, जाना नहीं है, आ गए तो गिरफ्तार हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें ये करती है। हालाँकि फ़ोर्स इसकी खुद की तो है नहीं, जो कंट्रीज़ मेंबर है वही फ़ोर्स देती हैं, तो उसमें से एक आध पीछे हट गई तो गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें। और सारा खेल यहाँ का होता है वीटो पावर का। ये जो 5 हैं P5 जो परमानेंट 5 मेंबर हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। इसमें से अगर 4 एग्री और 1 नहीं एग्री हो रहा है, 4 एग्री और 1 नहीं एग्री हो रहा तो वो चीज़ पास नहीं होगी। तो यानी इसी को क्या बोलते हैं, वीटो। अक्सर होता होगा चाइना, जैसे इंडिया क्या कर रही है, इंडिया वोटिंग कराई और बाकी चारों एग्री हो गए कि फला आदमी जो है पाकिस्तान का वो टेररिस्ट है, या फला ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की टेररिस्ट है, और वो उसको सैंक्शन करना है। यूनाइटेड नेशन का क्या काम है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है, सैंक्शन करना है। लेकिन चाइना भाई साहब क्या करेंगे कि वीटो कर देंगे कि नहीं भैया वो नहीं है, तो वो टेररिस्ट घोषित नहीं कर पाएगी उसको। यानी एक आदमी सारा खेल बिगाड़ता है। अगला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका क्या नाम है, आईसीजे। आईसीजे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग में है, द हेग नेदरलैंड्स में है। ठीक। रोल इसका क्या है, ये डिस्प्यूट सेटल करती है कंट्रीज़ के बीच में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये डिस्प्यूट सेटल करती है किसके बीच में, कंट्रीज़ के बीच में। इसमें 15 जज होते हैं, 9 साल के लिए एक जज अपॉइंट होता है, और ये यूनाइटेड नेशंस की मेन न्यायिक संस्था है, न्याय करती है। ठीक। देशों के बीच में अगर विवाद है तो उसमें न्याय करती है। पाँचवा है इकोसॉक, जिसमें इंडिया अभी अपॉइंट हुआ है 2026 और 26 और 28 2 साल के लिए अपॉइंट हुआ है। हर 2 साल में इसका भी इलेक्शन होता है। इकोसॉक 1945 में, बस बहुत कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है। ट्रस्टीशिप काउंसिल कुछ भी नहीं जानने की ज़रूरत है, ये सस्पेंड हो गया है। ठीक। 6 ऑर्गेनाइजेशन है, कौन-कौन से, यूएनजीए है, सेक्रेटरिएट है, ठीक, यूएनएससी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और क्या है, इकोसॉक है, और क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। बस नाम याद होना चाहिए। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के। ठीक। फिर से देख लीजिए, यूएनजीए है, सेक्रेटरिएट है, ठीक, यूएनएससी है, ये सबसे पावरफुल है, इसमें 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर कैसे होते हैं, 5 परमानेंट और 10 क्या होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं हर 2 साल के लिए। तो 1, 2, 3, उसके अलावा क्या होती है, आईसीजे होती है, उसके अलावा क्या होती है, इकोसॉक होती है, इसी में इंडिया अपॉइंट होता है, उसके अलावा क्या होती है, ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है। ये क्या है, सस्पेंडेड है, ये अब काम नहीं करती। कब से सस्पेंडेड है, 1994 से। ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं, 3, 4, 5 और 6। पहला ऑर्गन क्या है, यूएनजीए है। दूसरा ऑर्गन क्या है, सेक्रेटरिएट है। तीसरा ऑर्गन क्या है, यूएनएससी है। चौथा ऑर्गन क्या है, आईसीजे है। पांचवा ऑर्गन क्या है, इकोसॉक है। और छठा ऑर्गन क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ठीक। 6 ऑर्गेनाइजेशन। यूएन का ओवरऑल हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। ठीक। आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईसीजे का हेडक्वार्टर जो है वो है हेग में। हेग कहाँ है, हेग कैपिटल है किसकी, नेदरलैंड्स, वहाँ पर है। ठीक। इकोसॉक का हेडक्वार्टर भी, इकोसॉक का हेडक्वार्टर मेरे ख्याल से पेरिस में है। कहाँ पे, एक बार जरा चेक करिएगा। ठीक। नहीं नहीं, पेरिस में, न्यूयॉर्क में ही होगा। ओके। अच्छा, अगली न्यूज़ पे आते हैं। बांग्लादेश हैज इशूड न्यू बैंक नोट्स दैट नो लॉन्गर फीचर्स फाउंडिंग लीडर शेख मुजीबुर रहमान, रिप्लेसिंग हिज इमेज विद विजुअल्स ऑफ नेचुरल लैंडस्केप, आर्कियोलॉजिकल लैंडमार्क्स एंड हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स। हिंदी में देखते हैं। बांग्लादेश ने नए करेंसी नोट जारी किए हैं, जिसमें संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा करके प्राकृतिक दृश्यों, पुरातात्विक स्थलों और तथा हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीरें शामिल की गई हैं। जो नई नोट है उसमें शेख मुजीबुर रहमान की फ़ोटो को हटा दिया। समझिए जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी है, वैसे इनके यहाँ ये थे। इनके जैसे हमारे यहाँ महात्मा कहा जाता है, वैसे शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु भी कहा जाता है। अंतर ये है कि महात्मा गांधी जी ने कोई पॉलिटिकल पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया था, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनने से पहले ही उनकी डेथ कर गए थे 1948 में। तो जो रियल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी थी 1952 के बाद से, उसमें थे ही नहीं, तो पोस्ट कहाँ से एक्सेप्ट करें। लेकिन ये भाई साहब जो थे बंग बंधु, जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान है, इंडिया वो इसके प्राइम मिनिस्टर भी थे, मतलब पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, और उसके बाद से प्रेसिडेंट भी रहे 13-14 दिन के लिए। ठीक। जनवरी 1975 से मेरे ख्याल से 12 जनवरी 1975 से 25 जनवरी 1975 तक प्रेसिडेंट भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे। ठीक। पहले क्या था, जैसे इंडिया है ना, इधर इधर बांग्लादेश है और इधर क्या है, पाकिस्तान है। तो इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। दोनों मिला के एक कंट्री हुआ करते थे। लेकिन चूंकि ये जो कंट्री है यहाँ पे मेन कंट्री है ये, तो इस साइड वाली कंट्री के साथ पार्शियलिटी होती है, तो यहाँ के लोग क्या कर गए, अपोज कर गए और इस कंट्री से अलग हो गए। तो जब ये जो कंट्री अलग हुई पाकिस्तान से, उसमें अलग कराने में इंडिया के अलावा इस आदमी का, इंडिया के अलावा इनका रोल मेन था। तो इसीलिए इनको बंगबंधु या इस तरीके का टाइटल दिया गया। प्राइम मिनिस्टर थे 1972 से 75 तक, और 1975 में क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। यहाँ की जो इस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी, शेख हसीना, ये तख्ता पलट हुआ, मिलिट्री मतलब कू हुआ एक तरीके का, और इनको हटा दिया गया, और ये मतलब क्या हो गई कि भाग करके या जो भी कह लें, इंडिया में आ गए। ठीक। और इनको ये इन्हीं की बेटी थी,
बंगबंधु की बेटी हैं वो, शेख हसीना, ठीक। तो इनको अब क्या हो गई, डेथ पेनल्टी दे दी गई, डेथ पेनल्टी। वहाँ की एक अदालत ने कि जब वो दंगा हुआ था बांग्लादेश में, तो उनमें जो हत्याएं, मर्डर, लोग मर गए थे, तो उनका जिम्मेदार शेख हसीना को ठहराया गया, उनको डेथ पेनल्टी दी गई है, ठीक। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज। अगला न्यूज क्या है, टू स्ट्रेंथन टूरिज्म टाइज विद मालदीव्स, इंडिया हैज अपॉइंटेड एक्ट्रेस कटरीना कैफ, ठीक है। कटरीना कैफ ब्रांड एम्बेसडर बनी है कहाँ की, मालदीव्स की। मालदीव्स की क्या बनी है, ब्रांड एम्बेसडर। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मालदीव्स, कटरीना कैफ। एक सेकंड, माइक थोड़ा सा, माइक इज टेकिंग सम इशू। ओके, एक सेकंड, ठीक। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज क्या है, मेकिंग हिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन लीडर टू पे एन ऑफिशियल विजिट टू क्रोएशिया, वेयर क्रोएशियन प्राइम मिनिस्टर एंड्रेस प्लेनोकोविक प्रेजेंटेड हिम विद वेस्डीना संस्कृत ग्रामर, ठीक है। संस्कृत ग्रामर का कुछ दिया, क्रोएशिया गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक। देखिए, मुझे भी ये सब न्यूज़ पता नहीं, ऐसा नहीं कि मैं याद करे बैठा हूँ वो समाचार पूरा, और एक एक चीज़ जो है बस लिखा है, और मैं कहीं कहीं पर जो चीज़ें एकदम वैसी न्यूज़ है भैया, 193 देश और प्राइम मिनिस्टर तो विजिट करते ही रहते हैं रैंडम जगहों पे। तो पहले इंडियन लीडर हैं जो कि क्रोएशिया गए हैं, तो इस तरीके का, और ऑब्वियसली कहीं जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट करेंगे। recognizing the contribution of women to global agriculture, recognizing the contribution of women to global agriculture, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, अभी बताया ना, यूएनजीए पहला ही प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कितने मेंबर है, 193, हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में, ठीक है। एक कंट्री एक वोट है इसमें, यूएनजीए में। यूएनजीए ने क्या किया है कि हैज डेजिग्नेटेड 2026 एट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, ठीक है। वुमेन फार्मर का ईयर घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 2026 को जो औरतें किसान हैं उनके साल को घोषित किया गया, उनकी जो वुमेन फार्मर हैं उनके काम को देखते हुए। ऑब्वियसली आप देखते हैं ना गांव में कितना ज़्यादा वुमेन फार्मर का जो छोटा छोटा खेती किसानी का जो मतलब बिल्कुल महीन वाला काम है, जिसमें एक्सट्रीम ऐसा नहीं है कि जो है बहुत शक्ति की ज़रूरत है, फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, पर जो महीन काम है वो क्या करती हैं, औरतें ही करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर में औरतों का, ठीक। तो उसी को रिकॉग्नाइज करते हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कहा है कि 2026 को हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, यानी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य कृषि नीतियों में लैंगिक असमानता को कम करना और महिला किसानों की चुनौतियों को वैश्विक मंच पर उजागर करना है, ठीक। फिर से मैं बेचने जा रहा हूँ क्या, 15 मॉक टेस्ट। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कहीं पे जा करके मॉक लगाइए, मेरे हमारे चैनल पे लगाइए, कहीं लगाइए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, पीवाईक्यूज को एनालाइज करिए, कहीं से भी। हम तो आपको करा ही रहे हैं, पर आप जरूर कहीं ना कहीं से, क्योंकि 3 महीना आपके पास पोथी पढ़ने का टाइम नहीं है। पीवाईक्यूज एनालाइज करिए, करंट अफेयर पढ़िए, और हमारा मॉक दुनिया में इससे बढ़िया मॉक कहीं नहीं बना है, कहीं नहीं बना है। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं हूँ मैं हाँकूंगा नहीं, मतलब जो फेंकता है वो, पर अच्छा मौका, जैसा सबका मौका वैसा हमारा भी मौका, ठीक, या उससे खराब ही होगा। उलगुलान क्या है, जीएस 2 के लिए है, ओके। जीएस 2 की कंप्लीट तैयारी। और ये अगर मेंस के लिए भी आप परेशान हैं थोड़े से, जो सिंसियर बच्चे हैं, ऑब्वियसली प्रीलिम्स निकालना ही हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, प्रीलिम्स के बाद हमें मेंस में भी कम टाइम मिलता है। तो अगर जो बच्चे मेंस के लिए फोकस कर रहे हैं तो उनके लिए मंथन है, संपूर्ण है, ये सब क्या है, मेंस की टेस्ट सीरीज है। मेंस की टेस्ट सीरीज, इसमें मेंटरशिप वगैरह है, आप जब चाहें मुझसे या किसी और टीचर से, जब चाहें नहीं ऑब्वियसली, एक फिक्स टाइम पे आप बात कर सकते हैं, मेंटरशिप प्राप्त कर सकते हैं, ओके। 40 टेस्ट है, समझ रहे हैं ना। 40 टेस्ट अगर आपने लगा दिए किसी भी अरे गरे या कैसा भी चैनल है, उसका अगर 40 टेस्ट आपने लगा दिया, आप जेपीएससी में रैंक 1 लाएंगे, रैंक 1। 40 टेस्ट सुनने में बड़ा लगता है, आप 20 टेस्ट लगा लेगा, रैंक 1 लाएंगे। 20 टेस्ट कोई नहीं लगाता होगा, सब ऐसे ही पढ़ते हैं। At the 70th World Health Assembly in Geneva, the World Health Organization granted India certification for elimination of trachoma as a public health concern। ट्रैकोमा करके एक बीमारी होती है जिसको इंडिया ने क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया। तो उसके लिए क्या किया, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक असेंबली होती है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। जैसे यूनाइटेड नेशंस की असेंबली होती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वैसे WHO की असेंबली जो होती है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है। उसने क्या किया है कि इंडिया को जो है ग्रांट दिया है, क्या दिया है, सर्टिफिकेट दिया है कि आप ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक। थोड़ा सा ट्रैकोमा ट्रैकोमा थोड़ा गवर्नमेंट एग्जाम के लिए देख लेते हैं क्या है। आंखों में होता है, आप नाम सुने होंगे, बैक्टीरियल डिजीज है, आई डिजीज है।
और ये भी नहीं जानना है, बस याद रखना बैक्टीरिया से होता है, ठीक। कंटेजियस बैक्टीरिया, फैलने वाली बीमारी है, ठीक। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, फ्लाइज, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब आपकी किसी की आंख में है और आप उससे कॉन्टैक्ट में आ गए तो आपको भी हो सकता है। और मक्खियों से होता है, पुअर हाइजीन, खराब हाइजीन रखने से होता है, ठीक। और बार बार अगर होता है तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ठीक। उसका तरीका वरीका है, बस याद क्या रखना है, सब कहानी मैंने लिख लिया है। बैक्टीरियल डिजीज है, ट्रैकोमा बैक्टीरियल डिजीज है और आईज को इफेक्ट करती है। ट्रैकोमा क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है और आईज को इफेक्ट करती है, ठीक। तो इंडिया ने इसको क्या कर दिया है? एलिमिनेट कर दिया है, एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। मतलब अब ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, पर पब्लिक हेल्थ का कंसर्न का ये नहीं रहेगा, इतना पैनिक होने वाला अब बीमारी है नहीं रहेगी इंडिया में, ठीक। In 2025 मई, lawmakers in France approved legislation permitting adults with incurable and terminal disease to opt for medically assisted dignified death, जिसको यूथनेशिया बोलते हैं मेरे ख्याल से, यूथनेशिया। तो फ्रांस ने कहा है कि वो लोग, फ्रांस के लॉ मेकर्स ने वो लॉ बनाया कि अब वो लोग जो कि किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो बहुत दर्दनाक है, जिसका इलाज नहीं और बहुत दिन से उसमें फंसे हुए हैं, तो उनको क्या किया है कि मेडिकली असिस्टेड, डॉक्टर के असिस्टेंस में एक डिग्निफाइड डेथ, एक सम्मानजनक मृत्यु, हालांकि मृत्यु तो कभी सम्मानजनक नहीं होती, डेथ इज नेवर डिग्निफाइड, डेथ हमेशा ही ऐसी होती है, ठीक। लेकिन फिर भी कहने को क्या किया गया है कि डिग्निफाइड डेथ, एक सम्मानजनक मृत्यु चुनने का, एक्चुअली मान लिया कोई छटपटा रहा है, तड़प रहा है, तो फिर और फिर इलाज भी नहीं है, तो वैसे ही मेडिकल खर्चा भी आ रहा है तमाम तरीके का, तो उसको सबको करने के लिए क्या किया गया है? फ्रांस ने कर दिया। कई सारे कंट्रीज में यूथनेशिया जो है क्या है? लीगल है। तो उसी ऑर्डर में फ्रांस ने भी क्या कर दिया है? यूथनेशिया को लीगल कर दिया। अब दुनिया के इतने देशों में अब सबका नाम बैठ के नहीं याद करना है आपको। फ्रांस वाला पूछ लिया कि रिसेंटली किस देश ने यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया है, तो आपको बता देना है फ्रांस। अब ये नहीं कि उंगली रख के एक एक नेट पे डाउनलोड करे जा रहे हैं भैया कौन सी कंट्री में कौन से जिले में। अब बहुत सारे यूएस में तो है कि पता चलेगा कि यूएस के टेक्सास में है, पर फ्लोरिडा में है ही नहीं। तो आप एक एक यूएस में 50 स्टेट हैं, एक्चुअली वोटिंग करते हैं तो 51 स्टेट हैं, तो पता चले कि 50 स्टेट में आप जाएं और पता करें यूथनेशिया कहाँ पर वैलिड है, कहाँ पर इनवैलिड है, मतलब इलीगल है, ठीक। एट द वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी इन मे, इंडिया वॉज एक्नॉलेज एज अ कंट्री चैंपियन फॉर इट्स इम्पैक्टफुल एफर्ट इन रूरल एंड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बात, वाह बिल्ले। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस इंडिया शोकास्ड इट्स स्वामित्व स्कीम, ये बढ़िया स्कीम है, ठीक, ये स्कीम बढ़िया। During the conference, India showcased Swamitva scheme, which leverages technology to secure land ownership in rural region. स्वामित्व एक स्कीम निकाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ये किसकी जमीन है? मान लिया पहले होता था ना कि इधर ये खेत जोत दिया तो इनका हो गया, फिर ये इधर खेत जोत दिया तो इनका हो गया, फिर एक दूसरे को मार काट के खेत किसी का नहीं रह गया। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? स्वामित्व स्कीम लॉन्च की थी, जिससे कि ओनरशिप की मालिक कौन है ये स्थापित हो पा रहा था गांव देहात वाले रीजन में। तो इसी को वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस, विश्व बैंक की लैंड कॉन्फ्रेंस जो 2025 में वाशिंगटन में हुई थी, उसमें इंडिया को एक कंट्री चैंपियन के तौर पे गिना गया कि ये कंट्री बड़ी मतलब बढ़िया काम किया इस कंट्री ने। और किस वजह से चुना गया? क्योंकि इंडिया की एक पर्टिकुलर स्कीम थी, स्वामित्व स्कीम। ये स्कीम बहुत बढ़िया काम की, सच में बढ़िया काम। मई में वाशिंगटन डीसी में आयोजित वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत को ग्रामीण भूमि प्रशासन में प्रभावशाली पहल के लिए कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है। सम्मेलन के दौरान भारत ने अपनी स्वामित्व योजना को की प्रस्तुति की, जो ग्रामीण क्षेत्र में भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए एक तकनीक का उपयोग करती है, जीपीएस वगैरह लगा करके और सैटेलाइट वगैरह से डाटा लेकर के क्या करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हर एक लैंड पार्सल का, अब आप डिटेल पढ़ेंगे तो हर एक लैंड पार्सल का एक नंबर होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा कि ये, और जैसे आधार कार्ड है ना, उस और आधार कार्ड से आपको पहचाना जा सकता है, वैसे ही लैंड से भी इसका ओनर कौन है ये पहचाना जा सकता है। बाय नेक्स्ट न्यूज क्या है? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट मेंबर नेशंस एट 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली अप्रूव द वर्ल्ड्स फर्स्ट पेंडेमिक ट्रीटी टू स्ट्रेंथन ग्लोबल फेयरनेस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस। अच्छा, 78वीं जो सभा थी क्या, डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये किसकी सभा है? डब्ल्यूएचओ की। किसकी सभा है? डब्ल्यूएचओ की। जैसे यूएन की सभा यूएनजी है, वैसे डब्ल्यूएचओ की सभा क्या है? डब्ल्यूएचए है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। हर साल होती है। तो 78वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी, उसमें क्या की गई है? एक ट्रिटी की गई है कि दुनिया में अगर दोबारा से पेंडेमिक आती है तो उसके लिए हम ऑलरेडी तैयारी कर लेंगे, ठीक। पेंडेमिक आया था ना, कोविड 19। ओके। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट मेंबर नेशंस एट 78th वर्ल्ड असेंबली, ये तो फिर से आ गया वही न्यूज़।
रैपिड आई लॉस हैज लेड नेपाल्स याला ग्लेशियर, ये बड़ा फेमस है। याला ग्लेशियर था नेपाल का, इसमें बहुत तेजी से क्या हो रहा है, पिघल रहा है बस। वॉल्यूम इसका 66% रह गया। ठीक, याला ग्लेशियर कहाँ का है, नेपाल का, याद रखिए, नेपाल का याला ग्लेशियर। अब पिघल रहा है कि बन रहा है ये सब नहीं जानना है बस, क्योंकि ये न्यूज़ है नेम में, तो आपसे उंगली रखवा के मैच करवाने लगेगा कि फला ग्लेशियर कहाँ है। तो उसमें आपको याद रखना है कि याला ग्लेशियर जो है, आप यूरोप में लगा है पता चले, नेपाल में है। ठीक, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंट्रोड्यूस्ड, फॉर्मर प्रेसिडेंट ये कैसे, कब ये फॉर्मर हो गया, एक सेकंड जरा जांच करने दीजिए मुझे। ओके, ये फॉर्मर तो नहीं होगा, ये फॉर्मर गलत है। इतना याद रखिए, रुक जाइए, इसको सही कर देने। डोनाल्ड ट्रंप मेरे ऊपर टैरिफ लगा दे, एक सेकंड। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ठीक, President Donald Trump introduced the Golden Dome, a space-based missile defense concept that combines THAAD, Patriot, Aegis system along with orbital interceptor and laser technology। ठीक है, गोल्डन डोम करके एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि वो डिफेंस है कि कोई मिसाइल वगैरह आ रही है तो गोल्डन डोम समझिए। और इसमें यहाँ पता चले थार्ड लगा है, यहाँ एक मिसाइल लगा है पैट्रियट, यहाँ एक एजिस मिसाइल लगा, और ऑर्बिट से भी इंटरप्शन हो रहा है। तो अगर कोई इस अमेरिका पे अटैक मिसाइल आ रही है तो या तो ये मार देगी, या तो ये मार देगी, या ये मार देगी, या तो यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो ये यहाँ की मिसाइल आके इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो एक तरीके का क्या है, डिफेंस सिस्टम है गोल्डन डोम। गोल्डन डोम ये क्या है, डिफेंस सिस्टम है कि मिसाइल को या किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को एंट्री करने से रोकना है अमेरिका के बॉर्डर्स में। तो उसको क्या जाए, गोल्डन डोम। इसमें क्या है, थार्ड करके, थार्ड बड़ी फेमस मिसाइल है, पैट्रियट मिसाइल है, जैसे हमारा अग्नि वगैरह है या ब्रह्मोस है, उसी तरीके से वहाँ पर भी है। एजिस मिसाइल है, ये सब सिस्टम्स को, और ऑर्बिटल इंटरसेप्टर्स है, मतलब अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट पे। अभी ये सब कंसेप्चुअली अभी अप्लाई नहीं होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम नामक अंतरिक्ष आधारित, ध्यान दिए, अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा परियोजना, मिसाइल से रक्षा परियोजना की अवधारणा पेश की, जिसमें थार्ड, पैट्रियट, एजिस प्रणालियों के साथ साथ कक्षीय इंटरसेप्टर, मतलब ऑर्बिटल इंटरसेप्टर, और लेजर तकनीक को जोड़ा गया है। समझ रहे हैं, लेजर भी ऐसे, लेजर लाल रंग की होती है ना, लेजर कई रंग की होती है, लेकिन अभी तो यहाँ लाल दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड बैंक हैज़ पब्लिश द पॉवर्टी एंड, मेरे ख्याल से अच्छा ये रहा होगा, ये हो सकता है, मतलब जब ये, नहीं पता नहीं क्या हो सकता है, आगे देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक हैज़ पब्लिश द पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द फाइंडिंग इंडियाज पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन हैज़ ड्रॉप फ्रॉम 16.2% इन 2011-12 टू 2.3% इन 2022-23। ठीक, गरीबी में भयानक कमी आई है इंडिया में। ठीक, मतलब भयानक गरीबी में भयानक कमी आई है, मतलब जो अति दरिद्र हैं उनमें कमी आई है। ठीक, बहुत लोग बहुत गरीब थे, तो उस गरीबी में बहुत कमी आ गई है। समझ रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है, अब डेटा नहीं याद रखना है आपको, बस ये याद रखना है आपको, एक सेंस लेनी है, एक मतलब एक इंट्यूशन डेवलप करना है कि इंडिया में 16.2% लोग बहुत गरीब थे, वो अब कितने रह गए हैं, सिर्फ 2.3% लोग रह गए हैं। ठीक, 2011-12 में और 2022-23 में। ठीक, तुलना में। अच्छा, एक किस रिपोर्ट से पता चलता है, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट निकालता कौन है, वर्ल्ड बैंक। कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक, विश्व बैंक ने गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट पीईबी जारी की है। इसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% रह गई है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 171 मिलियन लोग, 171 मिलियन से ज़्यादा लोग अत्यधिक गरीबी से क्या हो गए, बाहर निकले। 171 मिलियन मतलब हो गया 17.1 करोड़। तो 17.1 करोड़ लोग इन 10-12 सालों में पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं। मतलब एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, पैसे के मामले में, कि अगर इससे कम पैसा कमा रहा है तो आप पॉवर्टी लाइन में, बीपीएल में है, मतलब इस पॉवर्टी लाइन से नीचे है। इससे ज़्यादा कमा रहा है तो इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, तो एबव पॉवर्टी लाइन है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में रहते थे। इसमें से 17.1 करोड़ लोग कूद करके कहाँ आ गए हैं, यहाँ आ गए। ठीक, कब से, 2011-12 से लेकर के 2022-23 में। कौन सी रिपोर्ट पेश किया है, वर्ल्ड बैंक ने। रिपोर्ट का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट। ठीक, कितने लोग बाहर आए हैं, 17.1 करोड़ लोग बाहर आए। ठीक, अगली,
एज पर द SIPRI रिपोर्ट 2025 द यूनाइटेड स्टेट्स लीड द वर्ल्ड इन मिलिट्री स्पेंडिंग $997 बिलियन। दुनिया US क्या करता है, $997 बिलियन खर्च करता है अपनी आर्मी पर। आपको पता है इंडिया का 75 बिलियन, 80 बिलियन हद से हद इतना बजट होगा, $80 बिलियन होगा। अमेरिका का $997 बिलियन, यानी हमसे करीब 10 गुना से भी ज़्यादा खर्चा करता है। एक्चुअली 10 कंट्री लीजिए आप, यहाँ पे USA है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद से बाकी सब कंट्रीज है, इन सबको जोड़ लीजिए तो भी शायद US का बजट क्या है, मिलिट्री बजट ज़्यादा है। चाइना फॉलोज इन सेकंड, रशिया थर्ड, जर्मनी होल्ड द फोर्थ पोजीशन। सिक्योरिंग द फिफ्थ स्पॉट, इंडिया रिकॉर्डेड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ $86 बिलियन। इंडिया $86 बिलियन का करता है, अमेरिका $997 बिलियन का करता है। इंडिया अगर ₹86 खर्च करता है तो अमेरिका लगभग ₹1000 खर्च करता है अपने इस पर, मिलिट्री पर। और सोचिए इंडिया के $86 बिलियन में ये है कि इंडिया में जो पेंशन वगैरह और इस तरीके की चीज़ें और सैलरी, ज़्यादातर चीज़ें इसी में चली जाती हैं। यूएस में ऐसा नहीं है। मेन यूएस में सैलरी वगैरह में तो जाती ही हैं, पर मेन हिस्सा उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। ठीक, मतलब एयरबेस बनाने में, जहाज खरीदने में, जहाज बनाने में, रिसर्च करने में एंड डेवलपमेंट करने में। ठीक है, तो पैसा भी ज़्यादा और सही जगह खर्च भी करता है। ठीक, तो ऑब्वियसली पावरफुल तो रहेगा ही। अब हमारे यहाँ जो है ऑब्वियसली फौजी जो है उनको रिटायर हो गए हैं, पेंशन देना, सब कुछ करना है, तो लेकिन मोस्टली पैसा उसी में खर्च होता है, पेंशन में, सैलरीज में, और यू नो चाइना फॉलोज इन सेकंड। ठीक है, इंडिया किस नंबर पर है, 5th स्पॉट पर है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा यूएस करता है, फिर कौन करता है, चाइना करता है, फिर कौन करता है, रशिया करता है, फिर जर्मनी करता है, और फिर कौन करता है, प्यारा भारत। ओके, इंडिया। आगे चलते हैं। विद द न्यू अपॉइंटमेंट द रोमन कैथोलिक चर्च इन वेटिकन सिटी हैज़ वेलकम 267th पोप। तो वेटिकन सिटी में जो क्रिश्चियनिटी, कौन सी क्रिश्चियनिटी है, मैं नाम भूल गया हूँ, इसको बोलते हैं कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स। ओके, जो कैथोलिक्स क्रिश्चियन है उन्होंने अपना 267वां पोप को चुन लिया, और उनका नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट असली नाम है। और ये नाम जो ले रहे हैं उनका क्या, जैसे पोप, मान लिया कोई पोप बना और उसके बाद से उसका कुछ नाम रहा होगा, तो इनका नाम था रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। अब उसके बाद से वो नाम बदल लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ मान लिया कैसे बदल, जैसे योगी आदित्यनाथ जी का असली नाम है अजय बिष्ट, अजय बिष्ट। लेकिन अब चूंकि वो धर्मशास्त्र पूजा पाठ परंपरा में आ गए, तो उनके गुरु द्वारा दिए गए नाम को ले लिया और उनका नाम क्या, क्या नाम रखा, आदित्यनाथ। ठीक, इनके गुरु ने नाम रखा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि ये असली नाम तो ये है, लेकिन जब पोप की उपाधि धारण करेंगे तो लोग इस नाम से बुलाना छोड़ करके पोप लियो 16 नाम से बुलाएंगे। ठीक, वेटिकन सिटी स्थित रोमन कैथोलिक चर्च को अपना 267वां पोप मिल गया है। अमेरिका के कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को नया पोप चुना गया, जिन्होंने अपना नाम पोप लियो 14 रखा है। ओके, अ मैसिव रेयर अर्थ मेटल डिपॉजिट क्लेम टू बी द लार्जेस्ट एवर हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय कजाकिस्तान एट कुर्तिक्योल साइट इन कारागांडा। ठीक है, रेयर अर्थ मेटल का हैवी डिपॉजिट मिला है, दुनिया का लार्जेस्ट एवर। तो याद रखना है कहाँ मिला, बाकी जगह सब जगह छोड़िए, कजाकिस्तान में मिला है। कजाकिस्तान में रेयर अर्थ मेटल्स का सबसे बड़ा डिपॉजिट मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर सच में देखिए, एक होता है डिपॉजिट मिलना, ठीक, एक हुआ डिपॉजिट मिला, और दूसरा कि क्या उसको इकोनॉमिक बेनिफिट है, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक, अब मान लिया कहीं ऐसी जगह कोयला खूब ज़्यादा पड़ा है, तो मान लिया 1 किलो कोयला निकालने में ₹1000 खर्च हुआ, 1 किलो कोयला निकालने में 1000 रुपये पर केजी पे खर्च हुआ, और बेचे तो ₹500 ही मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ से कोयला नहीं निकाला जाएगा, चाहे जितना बड़ा भंडार हो। समझ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं भाई, इंजीनियरिंग में जो ई होता है ना, इकोनॉमिक्स होता है। अगर इकोनॉमिक्स गवाही नहीं देगी तो इंजीनियरिंग किसी काम की नहीं है। एडिशनली आप समझ, सपोज करिए आप कोई बहुत बढ़िया मतलब बनवा लिया, लेकिन आपके पास, कैसे समझाया, ज़्यादा नहीं समझना है। ठीक, एडिशनली द जाना कजाकिस्तान रीजन इज एस्टिमेटेड टू ओवर 20 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल प्रिजर्व। ठीक है, कजाकिस्तान ने कारगंडा के इस क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी भंडार, पृथ्वी धातु भंडार खोजा। सच में इसका नाम पृथ्वी धातु भंडार होता है, इंग्लिश हिंदी में रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ऐसे, बाकी सब तो ऐसे ऐसे हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो ये लेंथेनाइड होते हैं, एक्टिनाइड होते हैं, तो यही क्या होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। रेयर क्या होते हैं, इन न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स प्रोक्लेम्ड अप्रैल 14 2025 दैट DR, ये पढ़ा चुका हूँ आपको पिछले न्यूज़ में। ठीक, 14 अप्रैल 2025 को BR अम्बेडकर डे मनाया जाएगा, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। A groundbreaking milestone in cinema has been achieved as its
first fully AI generated feature film, The Wizard of Oz, is preparing for a theatrical release. The project has been created through a collaborative between Google and मैग्नेट स्टूडियो। सिनेमा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है, जहां पूरी तरह से एआई से बनी पहली फीचर फिल्म द विजर्ड ऑफ ओज बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही। इस फिल्म का पूरा निर्माण गूगल और मैग्नेस स्टूडियो के सहयोग से किया गया। तो द विजर्ड ऑफ ओज वैसे भी बड़ी फेमस पिक्चर है, मतलब बहुत पुरानी, मेरे ख्याल से 1945 या 50s के करीब में ये हॉलीवुड में बनी थी, बड़ी फेमस पिक्चर है। तो उसी का एआई रीमेक बना, मतलब इसमें ना कोई इंसान प्ले किया है, ना कोई कैमरा वर्क है, ना कोई स्पॉट बॉय है, ना कोई सिनेमेटोग्राफर है, कुछ नहीं, सारा एआई ने खुद किया। कहानी खुद लिखा है, म्यूजिक खुद दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक खुद दिया, सिनेमा मतलब सिनेमेटोग्राफी खुद किया एआई ने, डायलॉग्स खुद लिखे हैं। ठीक, तो विजर्ड ऑफ ओज दुनिया की पहली एआई मेड क्या है पिक्चर। ओके, जापान हैज रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट, थोड़ा एक्सेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। जापान हैज रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट, एक सेकंड पढ़ते हैं। जापान हैज रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड जॉइंटली बाय वेस्ट जापान रेलवे कंपनी एंड सेरेंडिक्स। ठीक है, 3D से रेलवे वन स्टेशन बनाया गया है, कहाँ पे? जापान में। इतना खतरनाक काम जापान में ही होता है। अक्सर आप सुनते हैं, पता चलेगा इंडिया में कहीं पोस्ट ऑफिस बन गया तो कहीं पुलिस स्टेशन 3D से बना दिया गया। Joining the Global Space Framework, Bangladesh has signed the Artemis Accord as its 54th participating country, an agreement rooted in Outer Space Treaty। आर्टेमिस अकॉर्ड है, बांग्लादेश ने साइन कर लिया है। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है कि एक खास तरीके की ट्रीटी है जिसमें कहा जा रहा है कि स्पेस को हम वेपनाइज नहीं करेंगे, स्पेस का हम वेपन के तौर पे यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टेमिस रिकॉर्ड ज्वाइन करने वाला बांग्लादेश 54वें कंट्री बन गया है। ठीक, Making historic breakthrough, Zimbabwean swimming icon Christy Coventry has become the first। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की क्रिस्टी कॉवेंट्री पहली क्या बन गई हैं? अफ्रीकन, फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट अफ्रीकन, याद रखना है। क्या नाम है इनका? क्रिस्टी कोवेंट्री। ये क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली वुमेन और पहली अफ्रीकन क्या है? प्रेसिडेंट इलेक्ट की गई है। क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री, इनका नाम याद रखना है। कहाँ की है? जिम्बाब्वे की है। ठीक, हर विक्ट्री रिमार्क्स अ मेजर टर्निंग पॉइंट सिग्नलिंग अ न्यू फेज ऑफ प्रोग्रेस, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन ग्लोबल स्पोर्ट्स लीडरशिप। ठीक है, तो प्रोग्रेस हो ही रहा है ऑब्वियसली, औरतों को चुना जा रहा है, डाइवर्स किया जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि यूरोप से ही सब बन रहा है, अमेरिका से ही सब बन रहा है, इस बार अफ्रीका से भी लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल आदमी बन रहा है, इस बार औरत को बनाया गया। तो इसलिए क्या हो रहा है? डाइवर्सिटी हो रहा है और इंक्लूजन हो रहा है, समावेशी हो रहा है, सबको इकट्ठा किया जा रहा है, मतलब साथ लिया जा रहा है। टू डीपन क्लीन एनर्जी कोलैबोरेशन and advance global carbon neutrality, Denmark has rolled out Green Transition Alliance India initiative in a partnership with India, GTAI। क्योंकि डेनमार्क बड़ी छोटी सी कंट्री है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जिसका एग्जांपल एक है विंड एनर्जी, इसमें बहुत आगे है। तो उसी लिए इंडिया के साथ अलायंस किया है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। ग्रीन से, ठीक है, ग्रीन है तो ग्रीन से ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीन से क्या हो गया? ग्रीनलैंड हो गया। और ग्रीनलैंड किसके अंडर में आता है? डेनमार्क। तो ऐसे याद रख लिए। तो GTAI पूछा जाए, GTAI, तो आई से इंडिया हो गया और जी से ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसका है? डेनमार्क का है। तो ये GTAI किसके बीच में हुआ? डेनमार्क और इंडिया के बीच में। ठीक, वैश्विक कार्बन तटस्थता को समर्थन देने और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए डेनमार्क ने भारत के साथ मिलकर ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल शुरुआत की है। ठीक, कोलकाता हैज सर्व्ड एज द वेन्यू फॉर द 86th मीटिंग ऑफ इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन। जैसे कि पाकिस्तान इंडिया इंडस, वो जो इंडस वाटर कमीशन, उसी तरीके से इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन भी है। मतलब कि गंगा या ब्रह्मपुत्र का पानी इंडिया बांग्लादेश कैसे शेयर करेंगे, उस सब चीज़ों के बारे में। गंगा और उनकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ, और बहुत सारी नदियाँ बहती हैं जो उधर बंगाल साइड में, उनकी पानी कैसे शेयर होगी, इस तरीके की एक ट्रीटी है। तो केवल पाकिस्तान इंडिया के बीच में ट्रीटी नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में भी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान चाइना के बीच में जरूर कुछ ना कुछ होगी, पाकिस्तान तिब्बत के बीच में, नेपाल के बीच में है पानी। ठीक है, बड़ी ज़रूरी, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है नदियाँ। मतलब क्या होती है कि उन टेरिटरी का वो केयर नहीं करती हैं कि मैं इंडिया में हूँ कि पाकिस्तान में हूँ, कि मैं बांग्लादेश कुछ और नाम रख ले, इंडिया कुछ और नाम रख ले, पाकिस्तान कुछ और नाम रख ले, लेकिन नदी एक ही होती है, उसको परवाह नहीं होती। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना नदी, तो इसलिए ट्रीटी वगैरह होती रहती है।
कोलकाता सर्व्ड एज द वेन्यू ऑफ द 86th मीटिंग ऑफ इंडिया बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन। द गंगा वाटर ट्रीटी, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है उसकी उसी तरीके से क्या है गंगा वाटर ट्रीटी, और इसका रिन्यूअल होना है कब, 2026 में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। गंगा वाटर ट्रीटी किसके बीच में है, इंडिया के बीच में, और किसके बीच में, बांग्लादेश में बीच में। इसका रिन्यूअल कब होगा, 2026 में। कोलकाता में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक आयोजित की गई। गंगा जल संधि का नवीनीकरण 2026 में होना निर्धारित है। आगे चलते हैं, आगे क्या है। As a symbol of democratic partnership, India will construct a new parliament building for Mauritius, describing it as a gift from the mother of democracy. इंडिया कह रहा है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और आपके लिए हम क्या बनाने जा रहे हैं, पार्लियामेंट। किसके लिए, मॉरिशस के लिए। मॉरिशस के लिए इंडिया क्या कर रहा है, पार्लियामेंट बना रहा है। और बहुत सारी कंट्रीज के लिए इंडिया ने क्या किया, पार्लियामेंट बनाया है, क्योंकि इंडिया क्या है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। Announcing a major policy shift, US President Donald Trump declared that the United States will withdraw its membership from the United Nations Human Rights Council, UNHRC। ये यूएन की क्या है, एक ऑर्गन है, और प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। कई सारे ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन 6 है, उसमें से ये नहीं है, ठीक। तो याद रखना बस, यूएनएचआरसी क्या है, एक सिंपल सी यूनाइटेड नेशंस की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें ट्रंप ने कहा है कि अब अपनी मेंबरशिप हम निकाल रहे हैं, यूएनएचआरसी से हम क्या कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं। तो चूंकि यूएन की हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन पैसा कौन देता है, यूएसए देता है। तो यूएनएचआरसी में अब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कर, कुछ कारण होगा, डोनाल्ड ट्रंप है वो। A historic motorcycle expedition titled the Lord Buddha Tri Seva Expedition is being launched by the International Buddhist Confederation involving the Armed Forces of India, Nepal and श्रीलंका। तो ठीक है, बुद्ध भगवान के नाम पर कोई एक्सरसाइज हो रही है, कोई एक्सपीडिशन हो रहा है। कौन कौन कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, याद रखना है, ठीक। बिगनिंग इन मुंबई में शुरू होगा, ये सब बिल्कुल नहीं समझना। माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली अनवील्ड मायोराना वन चिप, न्यू क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, ठीक। मायोराना वन क्या है, मायोराना वन, ये एक क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, क्वांटम चिप है। मायोराना क्या होते हैं, मायोराना, मायोराना आपको बताना पड़ेगा, चलिए बताते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। मायोराना, मायोराना इटली के एक फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट, उन्होंने ही 1900 समथिंग 80s या 70s में कुछ खास तरीके के पार्टिकल्स की खोज की थी, जिनको क्या कहा गया था, मायोराना पार्टिकल कहा गया था। अब पता चल रहा है कि उन पार्टिकल्स का यूज करके, मतलब 50 साल बाद हम क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हैं। तो उन्हीं पार्टिकल्स का, या मायोराना जो मायोराना जो टेक्निक दी थी, उसी टेक्निक का यूज करके अब हम क्या बना रहे हैं, गूगल क्या बना रहा है, क्वांटम, माइक्रोसॉफ्ट क्या बना रहा है, क्वांटम कंप्यूटर बना रहा है। तो चूंकि मायोराना की टेक्निक का यूज करके बना रहा है वो चिप, तो उस चिप का क्या नाम है, मायोराना वन। मायोराना एक फिजिसिस्ट थे, भौतिक विज्ञानी थे, उन्हीं के नाम पर इस चिप का क्या नाम पड़ा, मायोराना वन, ठीक। एक्चुअली मायोराना क्या है, नहीं है, मायोराना पार्टिकल्स भी होते हैं, उन्हीं के नाम पे पार्टिकल्स का भी नाम पड़ा। मेकिंग वर्ल्ड हिंदी डे ऑन 10 जनवरी 2025, श्रीलंका इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट एवर हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च बाय इट्स ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंडिया में पहली बार हिंदी के लिए सर्टिफिकेट दिया, अरे श्रीलंका में पहली बार हिंदी के लिए क्या किया जा रहा है, सर्टिफिकेट दिया रहा है। दिस चश्मा न्यूक्लियर पावर इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट पे शायद हमला हुआ था, इंडिया ने किया था, तो पाकिस्तान में लोकेटेड। ये थोड़ा सा गलत हो गया, एडिट नहीं अच्छा से हुआ। मेकिंग अ सिंबॉलिक जेस्चर, इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन सुहास सुब्रमण्यम, दिख रहा है आपको, making a symbolic gesture, Indian American Congressman Suhas Subramaniam became the first US lawmaker this year to take oath of office for the sacred Hindu text the Gita। गीता पे शपथ लेने वाले एक कोई मंत्री बने। He follows history after तुलसी गबार्ड, तुलसी गबार्ड ने भी गीता पर हाथ रख के क्या किया, सपोर्ट लिया था, शपथ लिया था। जैसे यूएस में क्या बाइबल पर है, बाइबल पर आप, ठीक है। तो इनकी जगह जो इंडिया से इंडियन मूल के लोग हैं, उन्होंने किस पे शपथ ली, भगवत गीता, इसलिए उनकी किताब है, और जिस पे मन हो उस पे शपथ लें। एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 मीटिंग, 7 additional countries were inducted into the global plastic action partnership, taking the total membership of 25 नेशन। ठीक है, कोई ग्लोबल पार्टनरशिप एक्शन हो रहा है प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए, उसमें अब 7 और कंट्रीज ऐड हो गए। नाम याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। अंगोला हुए हैं, बांग्लादेश हुए हैं, गैबोन हुए हैं, ग्वाटेमाला हुए हैं, केन्या हुए हैं, सेनेगल हुए हैं, टंजानिया हुए हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसको आप दिन भर याद करिए, इन सातों नामों को दिन भर, और कुछ मत करिए, इन सातों नामों को दिन भर याद करिए, ठीक। और 7 दिन बाद, दिन भर याद करिए, और 7 दिन बाद इन नामों को दोहराने की कोशिश करिए। शायद बांग्लादेश के अलावा और कोई नाम याद नहीं रहेगा आपको, ठीक।
तो जब तक हम पढ़ते रहते हैं यूज़लेस चीज़ों को, यूज़लेस चीज़ें जानती क्या होती हैं? यूज़लेस चीज़ों की सबसे बड़ी ख़ास बात क्या होती है? कि उनको पढ़ते वक़्त बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। अरे! ये तो बहुत बढ़िया समझ में आ रही है। तो वो यूज़लेस इसलिए होती हैं कि पढ़ते वक़्त मज़ा आ रहा है इसलिए नहीं यूज़लेस होती हैं। यूज़लेस इसलिए होती हैं कि वो एग्ज़ाम में आएँगी नहीं और आ गईं तो आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएँगे, ठीक? तो अगर आपको बड़ा मज़ा आ रहा है इतिहास, भूगोल पढ़ने में तो पक्का वो पेपर में आने वाला नहीं है। जिस चीज़ को नहीं मज़ा आ रहा है पेपर में वही पढ़ने के लिए आएगा, ठीक? एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 मीटिंग 7 एड ठीक है, तो फिर पढ़ रहा हूँ मैं ही क्योंकि मुझे खुद ही नहीं मज़ा आ रहा है, ठीक है ये खत्म। इंटरनेशनल मेरे ख्याल से खत्म होगा, कोर्स बेचना है ना मुझे, ठीक। ओके, फिर से एमसीक्यू, एमसीक्यू बोल रहा हूँ मॉक, मॉक 15 मॉक कितने रुपए में? 99 रुपए में विद डिटेल सोल्यूशन। पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए, हिंदी में पेपर 2, इंग्लिश में पेपर 2, हिंदी में पेपर 1, इंग्लिश में पेपर 1, ओके। सॉरी ये इंग्लिश में, ये हिंदी में, यहाँ तो मजाक, जोक सपाट। पीवाईक्यूज कर लीजिए, बार बार कह रहा हूँ, करंट अफेयर कर लीजिए। पीवाईक्यूज करने का मतलब थोड़ा सा डिटेल में हम चैनल पे अपने करा रहे हैं। करंट अफेयर कर लीजिए और मॉक लगा लीजिए, जेपीएससी प्रीलिम्स निकल जाए। और कोई तरीका नहीं, और कुछ भी नहीं, इधर उधर भटकने वटकने से नहीं कुछ होगा। कोई मंत्र नहीं देगा, कान में बोलेगा नहीं कुछ कि अरे 99 रुपये अगर आप नहीं खर्च कर सकते तो आप समझ ही रहे हैं क्या है। उलगुलान अगर जीएस 2 की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आगे मेंस के लिए जो बच्चे, जो सिंसियर बच्चे मेंस के लिए भी परेशान है, जिनको पता है कि उनका प्रीलिम्स निकल जाएगा और फिर मेंस में उनको दिक्कत होगी, तो उनके लिए हमने 40 टेस्ट, मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह सब कुछ हमारे चैनल पर, ठीक है। ये सिलेक्ट सिविल्स है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, गूगल प्ले पे आप हमें खोज सकते हैं, विंडोज़ पे भी आपको वो ऐप प्ले रन हो सकता है, आईफोन पर भी वो रन हो सकता है, ओके। तो इसी के साथ इंटरनेशनल इवेंट्स दुनिया भर में जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुए थे उसका 3 में से 2 वीडियो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। बाकी तीसरा वीडियो भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हम उसको अपलोड कर देंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।